Chadar, mementos, and covers. Nico, please come. सचिन संजय कैमरा के सामने आप अरे यार कैसे संजय जी इसका जो कार्य हो रहा है ये सब देखिए आराम से बच्चे मदद करेंगे। Thank you, sir. Next, one of the most popular registrars of this university, Professor Mushtaq Ahmad Sahab, जो उर्दू साहित्य के मुतल्ले विद्वान हैं, उनका अभिनंदन स्वागत हार्दिक अभिनंदन है सरकार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर जितेंद्र राय आप वैसे ही धंधे लगे क्या बात। थैंक यू सर। वाह थैंक यू सर। The next step is the lighting of the lamp and garlanding of the JP's photo that's there. So, sir, all the dignitaries on the dais are requested to, yes, need to, please. अरे पीछे आ गए Thank you, sir. Yeah, sir. Honorable Vice Chancellor, sir, please explain his approved tributes to Lok Nayak Jayaprakash Lal. Aram, sir. Thank you, sir. For welcome address and introduction to the National Symposium, and this introduction will be led by the President of this organizing committee, Professor Jitin Nayan sir, is requested to come to the dais and deliver his welcome address. Please. सब लोगों को इकट्ठे पहले नमस्कार। राजनीतिक ज्ञान विभाग के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। विश्वविद्यालय के दायित्व के तहत दिए हुए दायित्व के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब आए हैं, सबसे प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। ये विभाग के लिए बहुत ही अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि जो मुकाम आज विश्वविद्यालय हासिल किया है और कर रहा है, बैठे हुए माननीय सम्मानित कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो सपोर्ट दिया है, हमेशा हौसला अफजाई की है। ऐसे कुलपति का इतनी व्यस्तता के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यक्रम को रिसीव एकेडमिक कार्यक्रम के लिए करना, ये रवायत शुरू की है आपने। आप यहाँ आए हैं, हम हृदय से अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय के तमाम लोगों की ओर से सर हम आपका अभिनंदन करते हैं। वही
केवल एक शब्द हम कहना चाहेंगे कि जो लाल पिता शाही के स्ट्रक्चर में सबको काम करना पड़ता है, उसमें एक मैनेजमेंट की दृष्टि से काम को निकाल लेना, डीन की हैसियत की वजह से जो काम करना पड़ा, विभागाध्यक्ष की हैसियत से जो काम करना पड़ा, ये मैंने सीखा है कि परिस्थितियों का होना बिना रोए इस परिस्थिति में आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय को बनाना और उस मुकाम पर ले जाना, जिसकी अपेक्षा मिथिलांचल के तमाम लोगों को होती है। ऐसी गौरवपूर्ण धरती है साहित्य के संस्कृति के क्षेत्र में, इसका न केवल मुकाम रहा है बल्कि हिंदुस्तान की पहचान भी रही आज की तारीख तक। ऐसे माननीय कुलपति उपाकर इस कार्यक्रम में इतनी व्यवस्था के बावजूद आप आए हैं, आपका हृदय से रहे जिससे हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक भाई मुश्ताक साहब का रजिस्ट्रार के दायित्व में आप हैं, प्रशासन की जो गर्म हवा चलती है उसमें साहित्य की विशेषता की वजह से शिक्षकों को और सेक्स करने वालों को आपकी वजह से जो ठंडी हवा का एहसास होता है, ऐसे माननीय कुल सचिव महोदय के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अतिथि के रूप में हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे जो विभिन्न संकाल के जो अध्यक्ष हैं, सुनील कुमार वर्मा हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, ये तमाम हमारे ऐसे मित्र हैं, भाई निहाल हैं, ये तमाम लोगों की वजह से हम अपने को गौरवशाली भी मानते हैं और आप सब लोग आए हैं, समय से आए हैं, इसके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन भी करते हैं। जहाँ तक हमारे जो गेस्ट हैं बाहर से जुड़े हुए हैं, उसमें आप जानते हैं कि प्रोफेसर विष्णु कुमार चौधरी एक नाम है, पोलिटिकल साइंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं और उनका हम लोग देखे नहीं थी जयप्रकाश नारायण के विषय में, वो निष्णात विद्वान हैं और इस उम्र में भी रिटायरमेंट के हम समझते हैं कि 15 वर्षों बाद भी उनकी जो मेमोरी है वो काबिल तारीफ है और इतने सहज व्यक्ति हैं कि एक सामान्य सा निवेदन करने पर भी कभी इनकार नहीं किया है। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रोफेसर मनोज दीक्षित राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में और जो काम उन्होंने किया प्रशासन के क्षेत्र में और अपनी पहचान है और माननीय एक्स वाइस चांसलर भी आप रहे हैं अवध विश्वविद्यालय में और मिथिला और अवध की परंपरा के आधार पर उन्होंने एक समायोजन किया था जिसमें आपने उसको बुलाया था। ऐसे मनोज दीक्षित जी आपका भी हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर मिहिर भोले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में बड़ा नाम है, अभी जो डिजाइन का जो वर्क चल रहा है, माननीय कुलपति भी उसके विशेषज्ञ हैं। किस तरह से किसी भी चीज़ों को डिजाइन किया जाए काम करने से पहले, उसकी कमी रही है और उस इंस्टीट्यूट में ही नहीं देश भर में आपका लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, बिहार में दिल्ली में भी आपने किया है। प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा, आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीम रहे हैं छपरा विश्वविद्यालय में और आर.के. वर्मा जो IITA को हिंदुस्तान में आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि मिथिलांचल की जो धरती और बिहार की धरती नंबर 1 हमारा संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिहार यूनिट है सर, वो नंबर 1 में फर्स्ट अभी आया है। ऐसे आर.के. वर्मा साहब ये हमारे वहाँ जो डिस्टिंग्विश्ड जो स्पीकर्स हैं, उनका इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, हम तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। और हमारे लिए बहुत फालतू की बात है विश्वविद्यालय की, इन पत्रकारों के दरभंगा के फलक पर काम करते हुए भी राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने वाले हिंदुस्तान टाइम्स के प्रोफेसर श्री विष्णु कुमार झा जी भी उपलब्ध हैं। UNI के प्रमोद गुप्ता जी भी अभी हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। संतोष जी जो डिजिटल क्षेत्र में काम करते हैं, मिथिलांचल की पहचान दिलाई है न्यूज़ के मामले में, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और जो हमारे और भी पत्रकार मित्र हैं, तमाम लोगों का अगर नाम मुझे स्मरण आ रहा है तो उनका हम स्वागत करते हैं। नाम अगर लेने की बात होगी तो IUPAC के डायरेक्टर हैदर साहब जी हैं, अंग्रेजी के और ह्यूमैनिटीज के जो डीन हैं हमारे मित्र बच्चन जी, आप भी उपलब्ध हैं। हिंदी के विभागाध्यक्ष, हिंदी के हमारे सम्मानित शिक्षक, फिजिक्स के भी विभागाध्यक्ष यहाँ उपलब्ध हैं। तमाम लोग उपलब्ध हैं क्योंकि समय हमने बहुत कम रखा है, बाहर से हैदर साहब भी आए हुए हैं। तमाम लोगों का लाइब्रेरी के भी दायित्व में हैं, आप लोग भी यहाँ हैं। तमाम लोगों का एक साथ हम अंग्रेजी की विभागाध्यक्ष बैठी हुई है मंजूराई जी, समय नहीं है इसलिए हम सब लोगों का एक साथ हृदय से भावपूर्ण ढंग से हम सब लोगों का नमन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। यहाँ तक विषय का सवाल है उस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बताएंगे और माननीय कुलपति ऐसी शख्सियत है कि चीज़ों को गंभीरता से समझना, उसकी तासीर को कम शब्दों में रेखांकित करने का आपका सामर्थ्य, इसलिए उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। केवल इतना कहूँगा
कि कल भाई निहाल का एक मैं उनका टॉक था सर शिक्षा पर चर्चा संभवतः, उसको मैं सुन रहा था, उन्होंने उसको भेजा था। उन्होंने जयप्रकाश जी के बारे में बात कही थी कि एक कालखंड था जिसमें कुछ समय हम लोगों का एजुकेशन बाधित हुआ था, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो आज़ादी की दूसरी क्रांति थी, इनके वो अल्फाज हैं, इसमें सब कुछ समाहित है, मुझको कहना नहीं है। हमको भी एक सरदायित्व मिला था कि यहाँ वर्कशॉप चल रहा था हिस्ट्री विभाग की तरफ जयप्रकाश नारायण, तो उस समय के जो तत्कालीन विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा, उन्होंने मुझको हंसते हुए कहा कि जितेंद्र जी आप तो लिखते पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट हम कैसे आदेश करिए। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण को कहते हैं कि अनबुझ पहेली है, निगमा एक्चुअली है क्या, आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, फिलोसफी में आपका इंटरेस्ट है। मैं बहुत पढ़ा उस समय नहीं था, लेकिन एक महीना मुझको समय था सर। मैंने जो तैयारी की और जो समझा उससे 2 आर्टिकल निकले, गांधी मार्ग में छपा हुआ। टाइटिल केवल कहते हैं, उससे आप समझेंगे कि जयप्रकाश नारायण क्या थे। समय का अभाव है सर, लोग आए भी, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। प्रतिकुलपति महोदया नहीं आई है, ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं दूसरे कार्यक्रम में। उन्होंने कहा है कि वायु उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ किया था, जयप्रकाश नारायण ने पूरे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट विद इंडियन डेमोक्रेसी किया था। एक लाइन में हम इतना कहना चाहेंगे। मेरे से अवार्ड भी मिला। आज जो प्रजातंत्र में जो डेमोक्रेसी में और खास करके जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें पार्टियों की जो स्थिति है, इस सब का आकलन गांधी के पास भी था, जेपी के पास भी था। आम आदमी की आवाज के लिए रूसों ने जिस क्रांति की घोषणा, क्रांति हुई थी रूस में, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिनको हम लोग कहते हैं कि साहब वो पॉपुलर सॉवरेनिटी के जन्मदाता थे। तो हिंदुस्तान में प्रयोगकर्ता के रूप में आधुनिक कालखंड में दूसरा कोई नाम नहीं आता है जयप्रकाश नारायण के अलावा। एक शब्द में हम इतना ही कहेंगे। जहाँ तक दर्शन का सवाल है, उसमें एक और आर्टिकल मेरी है, जेपी ए सोक्रेटस इज सेटिस्फाइड, जेपी ए सोक्रेटस इज सेटिस्फाइड। अब इन दोनों बात कहने के बाद और भाई निहाल की बात कहने के बाद जेपी के बारे में मुझको कुछ नहीं कहना है। हम इस समारोह में आए हुए तमाम लोग और ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, एक बार पुनः अपने माननीय कुलपति महोदय का जिनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय जिस ऊंचाई को आप चाहते हैं प्राप्त करना, हम लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब लोग लगे हुए हैं। तमाम लोगों का हम इस्तेकबाल करते हैं। मुकेश जी को भी मैंने एक दायित्व दिया है, पत्रकार भी हैं, और हमको इतना सर आप लोगों के आशीर्वाद से इतना है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है, और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। हम देख रहे हैं कि अभी अशोक मेहता जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आए थे वो, लेकिन लगता है कि व्यस्तता विश्वविद्यालय की इतनी है कि वो अरुण जी हैं फिजिक्स के। पुनः एक बार तमाम लोगों का, अपने कुलसचिव महोदय का हम इस्तेकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अब आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन काफी व्यस्त है, और सर ने सबसे पहले सर माफी चाहते हैं, हमारे इतनी व्यस्तता और फाइनेंस के नियंत्रण करने वाले जैसा मैं पहले जैसा का स्वागत करता हूँ, हम ही के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। और जिन महानुभाव का नाम छूट गया हो उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले इनागुरल स्पीच के लिए हम अपने मुख्य अतिथि और हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति सर से अनुरोध करना चाहेंगे हमारे छात्रों का हौसला चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में जितेंद्र नारायण जो डीन भी हैं और हेड की भूमिका में भी हैं, मंच पर बैठे हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव मुश्ताक अहमद, सामने बैठे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी, फाइनेंशियल एडवाइजर आदरणीय कैलाश राम जी, इस सभा को संचालित करने वाले प्रोफेसर यादव, सामने बैठे हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स,
रिसर्च स्कॉलर्स, विद्यार्थी और मीडिया छायाकार बहुत पॉपुलर और बहुत ही आवश्यक, उतने ही विद्वान, उतने ही कर्मयोगी, जिसकी जन्म जयंती पर याद करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रति आदरणीय जयप्रकाश नारायण के प्रति उनके इस जन्म दिवस पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सबको मंगल कामना प्रकट करता हूँ। ऐसे महान विचारकों की धरती पर बिहार प्रसिद्ध है, जिसके लिए बिहार की भूमि पावन पवित्र जानी जाती है। शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, दर्शन के लिए तमाम सारे अद्भुत विद्वान भी हैं। कुछ विद्वान ऐसे हुए जो विषय का अध्ययन करते रहे, अपनी बात प्रचार प्रसार करते रहे, और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने इसको कार्यान्वित भी किया अपने दर्शन को लागू करने के जरिए। जब कभी हम चर्चा करते हैं ऐसे लोगों की बिहार के बारे में, तो आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का ऐसा नाम है जिनका अपना दर्शन भी है और जिनका अपना कर्म क्षेत्र भी है। उस दर्शन को लागू करने के लिए पूरी प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कुछ भारत रत्न करते हैं। ये बहुत साधारण बात नहीं है कि आप अपने दर्शन को एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। इस श्रेणी में दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने विचारों को लागू करने में भी उतनी ही महत्ता दिखाई, उतनी दिलचस्पी दिखाई, उतनी ही सकारात्मक दिखाई जितनी सोच में होती है। यानी सोच को एग्जीक्यूट किया, अपने विचारों को, अपने दर्शन को एग्जीक्यूट किया। और दूसरा नाम आता है, उसमें बड़ी चर्चा बनी थी इस बात पर कि जिस विश्वविद्यालय में उनके नाम पर उनका शहर है, विश्वविद्यालय का नामकरण है, उस नाम पर उस विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम से इस सिलेबस को हटा दिया, इसे लागू नहीं किया। एक बड़ी चर्चा बिहार में हुई और बड़ी अद्भुत मीटिंग, विशेष मीटिंग हुई इस बात के लिए राजभवन की अगुवाई में, राजभवन में, जिसमें शिक्षा विभाग के मंत्री भी, राजभवन की माननीय राज्यपाल भी, सारे कुलपति थे। इस सिलेबस को लेकर के ये कैसे छूटा, कहाँ गलती हुई, उस पर विचार विमर्श हुआ और तत्काल इसको नए सिरे से जहाँ छूट गया था वहाँ जोड़ने का आदेश दिया गया उस कमेटी के उसमें, और जयप्रकाश नारायण और भैया के सिलेबस को उसमें जोड़ा गया, डाला गया। जाहिर सी बात है, दर्शन दर्शन रहता है जब तक हम उसे दर्शन के रूप में लेते हैं, लेकिन जब एक्शन के रूप में उसे लेते हैं, लागू करने के क्रम में उसे लेते हैं, तो दर्शन का विचार, दर्शन का भाव और दर्शन का महत्व बदल जाता है। आप अगर दोनों जिनका नाम हमने लिया, अगर ये महात्मा गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का, तो आप पाएंगे कि दोनों की, एक की तेजी, योजना, दर्शन और दूसरे का एग्जीक्यूशन, तेवर के साथ, पावर के साथ, ये दोनों आपको मिलेगा आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी। ऐसी योग्यता का व्यक्तित्व जो जितना सोचे उसको एग्जीक्यूट कर ले जाए, बहुत बड़ी बात होगी। ये तभी संभव होगा, इन दोनों नेताओं का, तीनों का नाम हमने इसलिए लिया कि एक बहुत बड़ी बात पब्लिक कनेक्ट की होगी। पब्लिक कनेक्ट की जो बात दोनों के साथ थी, वो बात आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी कि अपनी बात को किस तरीके से कहा जाए कि क्रांति तो आएगी लेकिन उसमें समग्रता भी हो जा सकती, काल के साथ रोकी नहीं जा सकती और काल के साथ बदलती भी नहीं। तो ये हमेशा कंटेम्पोररी फिलॉसफी बनी रहेगी और हमेशा एक आदर्श के रूप में आएगा। जाहिर सी बात है, उस कालखंड में चुनौती देना राजनीतिक रूप से, जिसका सूर्य अस्त न हो रहा हो, जो सबसे ऊपर रहा हो, पूरे कांग्रेस की सरकार को, इंदिरा गांधी को चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो बिहार की धरती पर हुआ और बिहार की धरती पर आदरणीय जयप्रकाश नारायण। ये बातें बड़ी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब इसके एग्जीक्यूशन की भूमिका में हम आते हैं कि कैसे लागू किया जाए, कैसे इस बात को पब्लिक तक पहुंचाया जाए, तो उसका एकमात्र साधन और एकमात्र बात केवल और केवल
पब्लिक कनेक्ट होता है कि जैसे गांधी जी के लिए कहा गया था कि जिधर वो चल पड़ते थे 2 कदम उनके, लाखों कदम उस तरफ उसी फुटप्रिंट पर चलते थे। इस तरह से पब्लिक के साथ ये जुड़ाव किसी नेता का हो तो जो बदलाव लंबे समय में होता हो बहुत बड़े समय में होता है, और वो प्रभाव देने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, लाने के लिए बहुत बड़े समय की जाऊँ अपने सभी साथियों को, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को, स्पेशली मुनीश्वर यादव जी को, सभी सहयोगियों को कि ऐसे व्यक्तित्व पर एक परिचर्चा आज के दिन आपने रखी, एक संगोष्ठी आपने रखी जिसमें हिंदुस्तान के तमाम सारे विद्वानों को आपने किया। मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस नहीं रहा, लेकिन आदरणीय विष्णु चौधरी जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। आज वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी कहीं से चली गई है, वो नहीं है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि वो शामिल हुए हैं इसमें, और अद्भुत विद्वान है वो पॉलिटिकल साइंस के। तमाम अवसरों पर उन्हें मुझे सुनने का मौका मिला है, उन्हें आमंत्रित भी किया है। जाहिर सी बात है वो छोटे से कॉलेज, जिस कॉलेज का मैं प्राचार्य रहा, उस कॉलेज में उनकी 10वीं विजिट हुई, इससे भी ज़्यादा भी होंगी आदरणीय चौधरी जी की। तो मैं समझता हूँ कि एक अद्भुत लेक्चर आपको सुनने के लिए मिलेगा। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रहे। मैं जब वहाँ कुलपति था तो वो हेड थे, उसके कुछ समय बाद वो अवध विश्वविद्यालय हैदराबाद के वही संस्कृत बने। अच्छा संबंध मेरा उनसे, और विश्वविद्यालय को अच्छी दिशा में हैदराबाद को भी आज उन्हें भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है ऐसे समूह को इकट्ठा करना तो परवाह नहीं, उसमें जुड़े हुए हैं। IIP के बिहार चैप्टर के वो नंबर 1 किया जैसा बताया जा रहा है। तो IIP भी एक संस्था है, बड़ी संस्था दिल्ली की है, जिसके हर स्टेट में चैप्टर हैं, और ऐसे ही विद्वान लोग उसको आगे चलने का काम करते हैं। मैं उनको भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ आज जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी बात शेयर करने के लिए। मेरी स्थिति आज एक साथ 3-2 घंटे के अंदर कार्यक्रम में, तो भारतीय मुख के फिर किसी और में पहुँचना है, इसलिए सारा क्रम तोड़ करके मैंने आपसे चर्चा करना आवश्यक समझा। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, और एक व्यवस्था में कुलपति के रूप में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब कोई छेड़छाड़ हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सर के इस उद्घाटन उद्बोधन रखे हुए थे, इसका मतलब बीच में कोई दरअसल जब कभी जयप्रकाश नारायण की बात होती है तो 2-3 बातें सामने आती है, राजनीति और लोक नीति। वो कहते थे कि राजनीति 545 या ये 40-50 जो मिनिस्टर्स है वह नहीं है, बल्कि महान समुद्र है जिसमें लोक नीति है। तो राजनीति का विकल्प वो लोक नीति में देखते थे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी में देखते थे, क्योंकि पार्टी वालों के लिए पार्टी ही सब कुछ हो जाती है, इसीलिए पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते थे, इसीलिए वो टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते थे। और शुरू में तो उन्होंने कहा कि समाज सर्वोदय से समाजवाद की हो, यानी समाजवाद को आगे मानते थे सर्वोदय से। बाद में उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवाद से सर्वोदय की हो। गहन परिचर्चा के लिए मैं उर्दू का और उर्दू के मुतल्लिक़ विद्वान, मैं कह दूं क्या कुछ नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुझसे निकल न जाए कहीं, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कुल सचिव महोदय को जो इसको लगता है। नमस्कार। हिंदुस्तान की तारीख इख्तिलाफी मुजाहिद यौम पैदाइश पर मुनक़िद इस सेमिनार के इफ्तिताह करता माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, हरिनारायण क्लास विद्यालय पॉलिटिकल साइंस विभाग अध्यक्ष सब, इस सेमिनार की ऑर्गेनाइज कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी,
प्रोफेसर मनेश्वर यादव जी, प्रोफेसर वर्मा एवं अन्य सहयोगी, सभागार में उपस्थित हरितनारायण क्लास विद्यालय के तमाम सम्मानित विभाग अध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष, हम सबों में सबसे बुजुर्ग इस विद्यालय के फाइनेंशियल एडवाइजर जनाब कैलाश राम साहब, सभागार में उपस्थित दरभंगा की पत्रकारिता के आन बान शान हमारे विष्णु जी, गुप्ता जी, अन्य साथियों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पॉलिटिकल साइंस विभाग के सभी टीम का कि आपने इस मौके पे मुझे रूबरू होने का मौका दिया। सच ये है कि अभी माननीय कुलपति महोदय ने जो बात कही कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे आजादी के बाद लीडर हुए जो आवाम को अपने साथ जोड़कर राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए मजबूर किया। यानी मैं साहित्य का छात्र हूँ, अगर एक शेर में ये कहूँ कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो सारे जमाने को साथ लेकर चलने वाले यह प्रकाश नारायण थे। मैं विभाग के लोगों को इसलिए भी साधुवाद देता हूँ कि आपने आज के सेमिनार को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रखा है। यानी विश्वविद्यालय परिसर लेकर में ही असीमित नहीं है, जब ऑनलाइन सेमिनार होता है तो वो विश्व पटल के लिए खुल जाता है। और आज बड़े बड़े विद्वान विषय खास करके पॉलिटिकल साइंस और जेपी पर जो अथॉरिटी है वो जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए विश्वविद्यालय परिवार के लिए सम्मान की बात है। मैं उन मेहमानों का भी इस्तकबाल करता हूँ। जब ये विषय प्रोफेसर मनेश्वर यादव जी हमारे पास गए थे कि आज की राजनीति में जेपी के विचारों की क्या प्रासंगिकता है, आजादी के बाद जो विचार धाराओं का बाद उभरकर सामने आया वो नेहरूवाद था, लोहियावाद था और फिर जेपी बाद आया। लेकिन आज उन वादों के भंवर में अगर आप जेपी बाद के लोगों की तलाश करेंगे तो वो अपवाद है। जो भी जेपी के कोक आंदोलन की कोक से निकले उनके चरित्र भारतीय राजनीति पर आप सब देख चुके हैं। जेपी ने जिस लिए क्रांति लाई थी, जो आंदोलन किया था, और जेपी के आंदोलन से जो भारत की राजनीति का परिदृश्य बदला था, उन्होंने जेपी के सपनों को चकनाचूर किया। बल्कि जेपी बाद जो क्रांति थी कि आजादी के बाद जो लोगों को विचारों के जरिए गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिक तौर पर हमारे नई पीढ़ी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे आजाद करना। जिस चले चलो कि अभी वो दिन नहीं आए, वो बात जो सामने आई थी उस शहर की तलाश में जेपी निकले थे। लेकिन क्या हुआ, वो आज एक सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए अगर इस सेमिनार में ये बात सामने आती है और नई पीढ़ी के सामने ये बात रखी जाती है कि जेपी की प्रासंगिकता के लिए अभी उस क्रांति को जिंदा रखना होगा। यदि आप चाहते हैं भारत में कि जेपी के ख्वाबों का भारत हो, लोहिया के ख्वाबों का भारत हो, तो आपको जेपी ने जो सपना दिखाया था, जो क्रांति का मूल मंत्र दिया था, वो मूल मंत्र कहाँ रह गया है, कहाँ पीछे छूट गया है। और जो उसके नंबरदार थे, झंडा लेके आगे निकले थे, उन्होंने जेपी के मूल मंत्र को कहाँ पीछे छोड़ा, वो सामने। इसलिए ऐसे समय पर
ऐसे समय में जब राजनीति, भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दुनिया की निगाहों में प्रश्न चिन्ह बन गई है, ऐसे समय में आपने जेपी के विचारों पर आधारित आपने रखा है, तो मैं समझता हूँ कि एक विश्वविद्यालय का काम होता है, विश्वविद्यालय का काम मैं समझता हूँ कि उससे न केवल हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, क्योंकि ऑनलाइन ये सेमिनार हो रहा है, तो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और जो बुद्धिजीवी हैं वो हमारे विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित होंगे और वो सोचेंगे कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी ये विषय, इस तरह के विषयों पर गहन चिंतन हो रहा है, जब भारत में सब के सब जेपी, गांधी और लोहियावाद को पीछे छोड़ करके अपने बात में लगे हुए हैं, अपनी दुनिया आबाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे आबाद, दुनिया आबाद करने वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जेपी को याद किया जा रहा है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने तो इतना कुछ कह दिया। साहब, राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत ही अच्छा है और वाजपेयी जी ने कहा, क्या कहा? बेनकाब बच्चे हैं राजनीति में, बेनकाब बच्चे हैं, घाव भरे गहरे। क्योंकि राजनीति ही डिसीजन लेगा, और अगर गंगोत्री भी जब साफ न हो तो सफाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सारे निर्णय राजनीति से होते हैं, इसलिए बेनकाब बच्चे हैं, घाव भरे गहरे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं कुल सचिव महोदय के प्रति। और अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं उड़ीसा से जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट स्पीकर, और जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूं। और प्रणमादरणीय ऋषि साहब ने कहा कि उस अद्भुत विद्वान को उन्होंने कई बार लखनऊ में भी सुना और उनके साथ उन्होंने काम किया। तो एक्सेलेंट स्कॉलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु चौधरी, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बेरहामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा। और आपने भी सुना, खास करके प्रमादरणीय कुलपति महोदय के मुखारबिंद से ही आपने सुना उनकी चर्चा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर विष्णुकांत चौधरी, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बेरहामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा। Sir, you are most welcome to join Lalitt Narayan Mitra University, University of Department of Political Science. Please come and address the gathering. Thank you, sir. Please, with gratitude, please come and join us. Mulneswar Babu, am I audible? Yeah, you are quite audible, sir. Am I audible? Yes, sir. Mulneswar Babu. Yeah, yes, sir. You are quite audible to all of us. I am audible. Yeah, So, please. esteemed Vice Chancellor, Professor S.P. Singh ji, my colleague and friend Professor Jitendra Narayan, Head of the Department, Professor Muneswar Jadhav, Professor Manoj Dikshit, Professor Verma, and other erudite speakers of today's symposium, my colleagues in the Department of Political Science of Lalitt Narayan Mitra, University of Darbhanga, and my dear students and research scholars. I am delighted to be a part of this symposium, and because of paucity of time, I will be confining to the time that has been allotted me. I have observed Jayaprakash Narayan when I was a college student in early 70s. I have done some work also
Congress Socialist Party, its origin, growth, particularly the socialist movement in India. And I have taught this subject, Indian government and politics, for long 36 years in a university system, that is Berhampur University in Odisha. So when we talk about JP, his personality and politics, JP, the man and the vision, JP's contributions to Indian polity and JP's ideas, they are still relevant in the present context. Somebody who was born this day, 11th October 1902, about 121 years back, his ideas, his approaches, and his mission and vision. He had the distinction of being a student in America, where he studied sociology. And while studying in America, he had to see two things. Number one, the condition of the working class around the world. And secondly, he was attracted towards Marxism. But in his entire political life and political career, he never called himself to be a communist. He always said, I am a Marxist. So after that, after his American studies, he came to India. 1929, he joined the Indian National Congress, being inspired by Mahatma Gandhi. You know, in 1930, we had the Salt Satyagraha or the civil disobedience movement. He participated actively and he was arrested and jailed for his participation in that movement. After 1932, the civil disobedience movement was withdrawn by Mahatma Gandhi, and younger generation of congressmen, they thought that something was wrong in the Gandhian approach. Something was wrong in the Gandhian method. They respected Gandhi, but they were inspired by the cause that we have to give a new dimension to the freedom movement. Only the political struggle or independent struggle for attaining political freedom is not enough. There is an imperative of having economic freedom. That has resulted in the formation of the Congress Socialist Party. And you know, in 1931, some congressmen in Bihar have started there. In Orissa also there were some congressmen who started thinking in that terms, that included Surendranath Dwivedi, Navakrishna Chaudhary and others. So all the young congressmen, while they were put into the Nasik Central Jail, they were inspired by Pandit Jawaharlal Nehru's writing under the caption Visit India. And in 1934 May, they formed what was called the Congress Socialist Party. The Congress Socialist Party, as Acharya Narendra Dev put it, was to reinvigorate or to resuscitate the freedom movement, to give a new dynamism, to give a new color to the freedom movement. They wanted this party, but neither Nehru joined it, nor Mahatma Gandhi was attracted towards this formation. They have commented rather it was immature and premature to form such a party, because the CSP was a party within the party. It was never a separate party.
So one of the major contributions of CSP has been to organize the peasants, to organize the youth, and there are many points which are still relevant, particularly the formation of the Kisan Sabha, and the Kisan Sabha meetings attracted more people than the Congress meetings. But you know, so far as the ideology was concerned, they wanted what was known as Zamindari system was regulation of rural connectedness, nationalization of the industries, consolidation of land holdings, fixation of salary, maternity and medical leave, indirect election to legislatures, and repudiation of public debt, transfer of all power to producing masses, planned development in the country, socialization of the industries, state monopoly of foreign trade, cooperative and collective farming, organization of cooperatives. Now we have started again the cooperative ministry in the center, which is being headed by Mr. Amit Shah. Then we have elimination of princes and landlords. All these were there, but you know this Congress Socialist Party, later on after the freedom was over, at Nasik in March 1948, the word Congress was deleted because Sardar Patel said, you cannot keep Congress with you to have a separate entity. Choice is yours. Either you delete the Socialist Party, she said we will delete the Congress. So the CSP and JP's role in that party is a thing to be discussed because the same ideas are still relevant today. We have in this party three groups of people. One group, Achandra Narendra Dev and Jayaprakash Narayan Dev, socialism. The third group led by M.R. Masani, popularly known as Binu Masani, he was a supporter of the socialism of British Labour Party because when he was in London, he was a member of that British Labour Party. You know that. Then second thing is, after this Congress Socialist Party was born, there was an attempt to consolidate the socialist forces, and in 1951 the Kisan Mazdoor Pradhan Party was formed by Acharya J.V. Palini. But in the elections of 19, the result was not encouraging, and they formed what was Madhyavat Dal. And 53, Jayaprakash Prasad was dissolved and withdrew from the Socialist Party altogether. On Sarvodaya, he joined Sarvodaya. You know, Sarvodaya was a movement with which Vinoba Bhave was associated. Sarvodaya means uplift of all and the good of all. The Sarvodaya movement, particularly the land gift movement, Gramadan and Jamidan. These were the two important aspects of the Sarvodaya movement. It gained momentum in Odisha. Equally, it was very popular in Bihar and other parts of India by Vinoba Bhave. But Sarvodaya was known. There was a personal reference Vinoba Bhave and Jayaprakash Narayan. When the Bihar agitation started, Vinoba Bhave said, look, if you are the Sarvodaya, you cannot agitate. No political color should be given. Then he said you can go, and he compared the two, the Bihar agitation and that of Sarvodaya agitation in terms of two rivers. One river Ganges, the other Brahmaputra. You can be a Brahmaputra, but the basic ideology of Sarvodaya cannot be identified. Non-violence, purity of means on this there is no compromise. So he had a stint of Sarvodaya also. Coming to the
Bihar and Gujarat agitation, I will give you only 2 key points. You know, the Gujarat agitation started when Chiman Bhai Patel was the chief minister. What was the issue? The issue was that students were not getting food at reasonable price. And it gained momentum, in which Jayaprakash also had a share, and Chiman Bhai Patel had to resign. And Chiman Bhai Patel in an interview said it was all pumped from New Delhi, meaning thereby that powers that were in Delhi, they wanted his ministry to go. Coming to Bihar agitation, you know, it started with, against students, the question of poverty, question of corruption, question of torture of the deprived sections of the people. All these resulted in the Bihar agitation to be consolidated, and Bihar has experienced an amount of political uncertainty. There were 8 chief ministers and 2 spells of president's rule in between 1967 to 1972, and Bihar agitation, it gained momentum, and in that movement, Jayaprakash ji had given 2 things. One, slogan for Sampurna Kranti, or total revolution, and the second slogan was Bhrashtachar Mitao, Desh ko Bachao. But one of the byproducts of Bihar agitation was there was creation of many young leaders, Lalu Prasad Yadav, Nitish Kumar, Sushil Modi, Ramvilas Paswan, and many others. So Bihar agitation was an agitation which opened the eyes of everybody. Because Jayaprakash withdrew from politics in 1953, he concentrated on the Sarvodaya movement. Later on, when he was asked to participate in Bihar agitation, said, I have renounced politics, but I am very active. I am having my ashram in near Patna, and I have doing cultural activities, social reform activities. Steps have been taken for social change. So he plunged into action, and you all know that after this agitation, June 1975 was a very momentous year, a very historic year in the sense that on 12 June 1975, the Allahabad High Court gave a judgment. Justice Jagmohan Lal Sinha gave the judgment that Mrs. Gandhi's election from Raebareli constituency defeating Rajanarayan was illegal because out of about 20 charges leveled against Mrs. Gandhi by the petitioner Rajanarayan, 2 charges were proved. One charge was that she has misused her administrative machinery as the Prime Minister for her electoral prospect. Number 2 charge was that